हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी के प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि आजकल बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है कि जब हमारा थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, थायराइड हार्मोन जैसे कि T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, उसको अपन हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो ऐसी कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड हार्मोन। Hypothyroidism is a common condition with various causes, but autoimmune disease and thyroid failure following iodine or surgical treatment of thyrotoxicosis account for over 90% of cases, except in area where the iodine deficiency is endemic. और मैन और वुमेन की अगर बात करते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादातर जो है वुमेन में होता है देन मैन। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म या इटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म या कॉजेज़ ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में आ जाएगा ऑटोइम्यून में आ जाएगा आपको हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस, स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज़ विद TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़। और आइट्रोजेनिक में आ जाएगा रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन, थायरॉयडेक्टोमी, और अगर कोई ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हैं जैसे कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोरसल, तो इनकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है ट्रांजिएंट थायरॉयडाइटिस, जिसमें आपका सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस आ जाएगा, पोस्ट पार्टम थायरॉयडाइटिस। नेक्स्ट आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जो कि ज़्यादातर माउंटेन रीजन्स में मिलता है, पहाड़ी एरिया में मिलता है, जहाँ पे आयोडीन की कमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉज कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल में आपका आ जाएगा जैसे डिसहार्मोनोजेनेसिस हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। थायराइड अप्लेजिया, थायराइड का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है कंजेनाइटली, तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है इनफिल्ट्रेटिव में आ जाएगा अमाइलोइडोसिस, रीडल्स थायरॉयडाइटिस, सार्कोइडोसिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म तब हम बोलेंगे जब जो TSH हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है और वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। जब TSH हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इससे भी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और इसे हम सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल T3 T4 डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव फीडबैक है हाइपोथैलेमस के लिए और पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस हो जाएगा तो फिर वहाँ से क्या जो TRH हार्मोन जो रिलीज़ हो रहा है हाइपोथैलेमस से और जो TSH हार्मोन रिलीज़ हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो लगातार निकलते रहेंगे, ठीक है। तो दैट लीड्स टू द इंक्रीज रिलीज ऑफ थायरॉयडट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH का हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, लगातार रिलीज़ हो रहा है, तो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा TSH हार्मोन निकलेगा ताकि वो थायराइड ग्लैंड को प्रमोट कर सके T3 T4 हार्मोन्स निकालने के लिए, ठीक है, T3 T4 हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन TSH हार्मोन तो यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है एक्सेस अमाउंट में, लेकिन थायराइड ग्लैंड कोई रेस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है और T3 T4 इनसफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इस वजह से जो है TSH का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ मिलेगा और T3 T4 का लेवल डिक्रीज मिलेगा, और इन सब की वजह से आपको आगे क्लिनिकल फीचर्स में मिलेगा कि बॉडी में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं वही क्लिनिकल फीचर्स में। मोर कॉमन क्लिनिकल फीचर्स में आपको वेट गेन मिलेगा। पर्सन जो है हाइपोथायरॉयडिज्म का मोटा रहेगा, उसका वजन ज़्यादा रहेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, फैटिक, ड्राउजीनेस, बहुत थका हुआ रहेगा, उसकी स्किन ड्राई रहेगी, हेयर ड्राई रहेगा, मेनोरेजिया मिलेगा, वेट गेन मिलेगा, ठीक है, वेट गेन जैसे पहले भी देखा हमने। लेस कॉमन सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन, हॉर्सनेस, कार्पल टनल सिंड्रोम, एलोपीसिया, एलोपीशिया में बाल उसके जड़ेंगे, ठीक है, एक्स एंड पेन, ठीक है, पूरे बॉडी में पेन रहेगा, मसल स्टिफनेस, डेफनेस, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी एंड हॉर्स वाइफ
एनीमिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सब आपको लेस कॉमन सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में मिलेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि आपने ये डायग्राम में देख रहे हो कि ये लेडी काफ़ी ओबेस है, हेयर लॉस हो रहा है उसका, सॉरी, इरेगुलर हार्ट बीट है और हीट इनसेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, कोल्ड ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में जो है आप पर्सन का जो है जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है, पेशेंट का फिजिक देख के आप समझ सकते हो कि ये केस क्या है। उसकी केस हिस्ट्री लेने के बाद आप एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हो कि हाँ ये केस जो है हाइपोथायरॉयडिज्म का है। कंफर्मेशन के लिए आपको जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना पड़ेगा। वहाँ पे आप देखोगे T4 का लेवल जो है, सेरम T4 का लेवल कम मिलेगा, TSH का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, इंक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ में आप ECG वगैरह आप कराओगे और ताकि हार्ट की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हार्ट को भी अफेक्ट करता है। तो इन सब के लिए कुछ नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट है, जैसे LDH है, ठीक है, LDH, सेरम क्रिएटिनिन काइनेज, हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करने के लिए हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया करेंगे, एनीमिया टेस्ट करेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। ये सब नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी एब्नॉर्मलिटीज़ है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, और ये सब की कंफर्मेशन के लिए आपको ये सब इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में ग्वाइटर हो देखने को मिल सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, हार्ट डिजीजेस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से हार्ट डिजीजेस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसलिए हार्ट प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉज है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन रहेगा आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखने को मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में। इनफर्टिलिटी भी मिल सकता है, क्योंकि जो लो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, जैसे कि T3 T4 का लेवल कम है तो वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा विद ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन होने में, ओव्यूलेशन ऑफ एग, जो ओव्यूलेशन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है उनमें दिक्कत करेगा, उसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट मैक्सिडेमा कोमा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में, जो लंबे समय से हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है जिसका कोई इलाज नहीं हुआ है और उसमें मैक्सिडेमा कोमा हो सकता है पेशेंट में ना। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के लिए एलोपैथी में जो है लियोथायरक्सिन का यूज़ करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए, जो साइन और सिम्टम्स को रिलीफ देता है। इसके अलावा जो है आपको आयोडीन सप्लीमेंटेशन देना है, आयोडीन रिच फूड देना है, ठीक है। लियोथायरक्सिन जो एलोपैथी में मेडिसिन देते हैं लियोथायरक्सिन के लिए, लियोथायरक्सिन का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो, ठीक है, अब्जॉर्प्शन अच्छा हो तो उसके लिए ये सब कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, ये सब को अवॉइड करना है, उसको साथ में नहीं लेना और दोनों लेने के बीच में काफ़ी गैपिंग रखना है, क्योंकि ये क्या करता है कि लियोथायरक्सिन के अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट और एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हुआ, सिमेथिसोन, ठीक है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट। यहाँ पे मेनली आप हाइपोथायरॉयडिज्म केसेस में आप क्या करोगे, क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग करोगे, क्योंकि ये पुरानी बीमारी रहेगी, क्रॉनिक डिजीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे आपको क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग में जहाँ पे आपको एसेस करना पड़ेगा पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ एसेस करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल कैसा है उसका, इमोशनल वेलबींग कैसा है, ये सब कुछ देखते हुए उसके साथ में हर पर्सन का इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इनके बेस पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग करोगे, ठीक है। जैसे कि कुछ कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है, जैसे कि थायरोडिनम जो है, थायरोडिनम का जो पेशेंट रहेगा ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फॉर स्टिमुलेटिंग द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है थायरोडिनम। और थायरोडिनम का जो पेशेंट रहेगा उसका फेस कैसा रहेगा, पफी फेस रहेगा और साथ में उसका वेट गेन रहेगा, ठीक है। और दे गेट टायर्ड इजली, बहुत जल्दी थायरोडिनम का पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा और वांट टू लाई डाउन ऑल द टाइम, और पूरे टाइम उसको बस यही फील होगा पूरे टाइम लेटा रहे वो, ठीक है। उसके साथ में कोल्ड, ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगेगा, हाथ और पैर उसके
ठंडा रहेगा, साथ में आप स्किन प्रॉब्लम्स कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन पेशेंट में मिल रहा है तो आप वहाँ पर थायरोइडिनम दे सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ पे आपको एक्सेसिव वेट गेन मिलेगा, साथ में इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को इतना ज़्यादा वीकनेस फील होता है कि जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ने में चलने फिरने में थक जाता है पेशेंट, ठीक है। और साथ में ही कैलकेरिया कार्ब में कैलकेरिया कार्ब में आपको कॉन्स्टिपेशन मिलता है हाइपोथायराइड पेशेंट में, ठीक है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे फीमेल के मेंसेस, फीमेल का जो मेंसेस रहेगा बहुत प्रोफ्यूज रहेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो वहाँ पर कैलकेरिया कार्ब दे सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन नेट्रोम्यूर इट प्रूव्स द इफेक्टिव इन मैनेजिंग द सर्टेन स्पेसिफिक कंप्लेन लिंक्ड विद हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ पे पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में डिप्रेशन में है, साथ में मार्क्ड सैडनेस है, और यहाँ पर पेशेंट को वीपिंग, सबके सामने रोना पसंद नहीं करता, अकेले में जाके रोएगा, ठीक है। और सेकेंडली इट इज़ अ गुड रेमेडी फॉर डीलिंग विद हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायरॉयडिज्म। जिन हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में हेयर फॉल हो रहा है, एलोपेशिया हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं, वहाँ पे नेट्रोम्यूर आप दे सकते हो। थर्डली इट कैन बी गिवन वेयर देयर इज़ अ फ्रिक्वेंट एग्जॉशन, जहाँ पे पर्सन बहुत जल्दी थक जा रहा है, वहाँ पर भी आप नेट्रोम्यूर दे सकते हो, ठीक है। और साथ में ही पेशेंट के जो है हाथ पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होगा, उसके स्किन ड्राई रहेगी, वहाँ पे आप नेट्रोम्यूर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया ऑफिसिनालिस दैट द पेशेंट रिक्वायरिंग दिस मेडिसिन आर वेरी वीक एंड हैव अ पेल येलो फेस एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड। सीपिया का पेशेंट जो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, उसका फेस पीला पड़ा रहेगा और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगती है, ठीक है। दे फील कोल्ड इवन इन अ वार्म रूम, गर्म रूम में भी उसको जो है ठंड फील होता है, ठीक है। इसके साथ में सीपिया ऑफिसिनालिस कैन हेल्प इन ट्रीटिंग द मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट इन अ पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म वेयर द मेंसेस आर टू अर्ली एंड और हैवी, ठीक है। एंड सीपिया इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द वुमेन विद लो लिबिडो, जहाँ पे फीमेल की जो है सेक्सुअल डिज़ायर डिक्रीज हो गई है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज़ सीपिया ऑफिसिनालिस, ओके। एंड सीपिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ का जो पर्सन है, जो फीमेल होती है, वो लीन एंड थिन होती है, ठीक है। और इसका जब भी बैठेगी वो क्रॉस लेग करके ही बैठती है सीपिया ऑफिसिनालिस के पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस इज मेनली रिकमेंडेड फॉर दोज पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म हु आर वेरी ओबेस एंड ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड। यहाँ पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसके साथ में ओवर सेंसिटिविटी टू कोल्ड मिलेगा, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड टू द ट्रीट persistent constipation where the stool is hard and pass with great difficulty in lungs। अगर ऐसे पेशेंट में जहाँ पे उसको लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ, उसका स्टूल हार्ड है, उसको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, और स्टूल जो भी निकल रहा है उसका लंप निकल रहा, ठीक है, टुकड़ों में निकल रहा है, हार्ड है, वहाँ पे ग्रेफाइटिस दे सकते हो, ठीक है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में वहाँ पे पेशेंट के एब्डोमेन में बहुत फुलनेस फील हो रहा है, टाइटनेस फील हो रहा है, साथ में गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही है, वहाँ पे आप हाइपोथायरॉयडिज्म यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जितने भी हमने ड्रग्स का नाम लिए हैं, ये ड्रग जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी मेडिसिन अगर आप लो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के लें, सलाह लेके लें, क्योंकि हर पर्सन की मेडिसिन अलग होती है। तो आपके पेशेंट आपके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन आएगी वो आपका डॉक्टर आपको देखने के बाद ही बताएगा। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट। ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे आप डाइट को मैनेज कर सकते हो, आपका फिज़िकल एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हो। ये सब आपको मेडिसिन के साथ में ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट का यूज़ करना है, उसमें आपको उसकी वजह से आप और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। तो ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे डाइटरी मॉडिफिकेशन में बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट में आपको डाइट रिच इन फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इन सब का यूज़ करना है। नेक्स्ट आयोडीन इंटेक, अगर आयोडीन एक सफिशिएंट अमाउंट में आपको आयोडीन लेना है, क्योंकि आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड फंक्शन के लिए, और इसलिए जो है आयोडीन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आयोडीन
के लेवल को मेंटेन करने को आपको आयोडीन रिच फूड लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेलेनियम और जिंक। सेलेनियम और जिंक ये मिनरल है, इट ऑल्सो प्ले गुड रोल इन थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म। सो सेलेनियम और जिंक रिच फूड भी आपको लेना है। नेक्स्ट रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना है। इसकी वजह से क्या होगा, वेट मैनेज होगा, आपका जो मूड है, डिप्रेसिव मूड है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एनहेंस ओवरऑल हेल्थ में आपको जो है अच्छा फील होगा। नेक्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में आपको स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा पेशेंट को, उसको मैनेज करने के लिए योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें जो है आपको कराना पड़ेगा। और योगा मेडिटेशन जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी डालता है थायराइड फंक्शनिंग के लिए। उसके साथ में मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट रेगुलर फॉलोअप करते रहना है, और चेकअप भी कराना है कि कितना लेवल हुआ है थायराइड का, कितना नहीं हुआ है। ठीक उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मेडिसिन को मैनेज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग गोइट्रोजेंस। कुछ ऐसे फूड हैं जो कि जिसको गोइट्रोजेंस बोलते हैं, जो थायराइड हार्मोन फंक्शनिंग को डिक्रीज़ करते हैं, जैसे कि सोया प्रोडक्ट्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जिसमें पत्ता गोभी, गोभी आ गया, ठीक है, कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको लार्ज अमाउंट्स में नहीं लेना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है। अब बात करते हैं सप्लीमेंटेशन। कुछ सप्लीमेंटेशन जैसे विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब रिकमेंड किया जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे कि और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, धन्यवाद।